हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये एसएससी जीडी मैथ मॉक टेस्ट का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों ना केवल एसएससी जीडी बल्कि एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, डीआरडीओ एमटीएस, बहुत सारे वनडे एग्जाम के लिए काफी सफिशिएंट मॉक टेस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप स्लो पढ़ाते हो, तो दोस्तों हमारा मकसद आपको सिखाना होता है, ठीक है। मकसद ये नहीं कि आपको क्वेश्चन दिखाया अब इसका आंसर ए आएगा, इसका बी आएगा, तो ऐसे तो आप खुद भी कर लेंगे तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज तो आपको तब करनी चाहिए जब आप खुद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है दोस्तों। यहां पे हमारा जो मकसद होता है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि आपको प्रत्येक सवाल जो यहां पे स्क्रीन पर दिखेगा वो आपको आना चाहिए, और किस अप्रोच से, किस तरीके से आप सवालों को सोल्व करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ में आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप देखो, बहुत सारे बच्चे गलत भी कमेंट करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और यह भी कहा गया कि कट ऑफ 72 जाएगी, 80 जाएगी, 90, पता नहीं क्या क्या बताया गया। लेकिन जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो 61 गई, ओबीसी की 58 गई दोस्तों, ठीक है। और यहां पे 61 कट ऑफ जाने के बावजूद, जहां पे ये मतलब अंदाजा था कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कट ऑफ 61 पे आके टिक गई, और 15 लाख में से केवल 68,000 विद्यार्थी ऐसे थे जो 61 नंबर ले पा रहे थे। सारे 61 वाले नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कोई 58 पे भी था, कोई 55 नंबर पे भी है, ठीक है। लड़कियों की बात करें तो 45-44 नंबर पे पास हो रही है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 100 में से 55 नंबर वाले का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा था, और 15 लाख में से केवल 68,000 अगर हम मान के चले तो 15 लाख में से 68,000 ही पास हो पाए, केवल 58 नंबर की बात करें तो, ठीक है। बाकी जो 14 साढ़े 14 लाख है ना, वो क्या है दोस्तों, कूड़ा है, कूड़ा। क्योंकि जो कभी गुरु को अपशब्द कहते हैं ना, वो कभी सक्सेस नहीं होते, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप यहां पे जुड़े हैं तो आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है धैर्य के साथ, ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ। कुछ लोग तो जज करना स्टार्ट कर देते हैं, जज नहीं करना, आपको यहां पे सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहां पे अलजेब्रा का सवाल है। कह रहा है कि भाई x बटे ए बराबर है 1 माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस 1 बाई एक्स, और आपको बताना है x माइनस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या होगा दोस्तों। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आप जानते हैं ax क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पे आएगा x माइनस ए, ये किसके बराबर है दोस्तों, x बटे 1 के बराबर है। अब आप आर पार गुणा करेंगे तो ये x इंटू ax, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, इधर हो जाएगा दोस्तों ax माइनस ए स्क्वायर। बात आ गई समझ में। अब यहां पे आप देखिए, इधर हम a अगर कॉमन ले लेते हैं तो a कॉमन लेने के बाद यहां पे x माइनस ए बचेगा, यस और नो, और इधर क्या बचेगा ax स्क्वायर। तो a से a को हम काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर बराबर x माइनस ए है। हम एक को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, इधर x है, ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा दोस्तों, 1 के बराबर हो जाएगा। ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, सीधे शब्दों में मैंने आपको सवाल ये समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा का सवाल है, एसएससी के प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को हमारे मॉक टेस्ट में शामिल किया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एलसीएम लिया, अब यहां पे ए कॉमन लिया तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए बचेगा। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, एक को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और यही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। पहले आप खुद सवाल को सोल्व कीजिए, फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए। अगला सवाल है कि भाई ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं।
तो दोस्तों मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। AB और CD एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनमें AB 10 सेंटीमीटर है, CD 24 सेंटीमीटर है और वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में है, ठीक है दोस्तों। तो एक जीवा हम मान लेते हैं ये है, ये मान लेते हैं AB कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। एक मान लेते हैं दूसरी जो दे रखी है CD, ये कितनी है दोस्तों 24 सेंटीमीटर। केंद्र के विपरीत है, एक दूसरी तरफ है, एक मतलब दूसरी तरफ है। पूछा क्या है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो वृत्त की त्रिज्या हम ड्रा करें तो एक तो त्रिज्या यहां से निकलेगी और एक त्रिज्या ये भी तो है, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये ऊपर वाली बिल्कुल है। क्या ये नीचे वाली भी राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल है। आप मुझे बताइए ये पूरी लेंथ 24 की है तो ये 12 की, तो ये भी कितने की 12 की। ये पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर की, तो ये 5 की और ये कितने की 5 की। और ये जो दूरी है ये 17 सेंटीमीटर आपको बताई गई है। तो अगर इसको मैं x मान लेता हूं तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 17 माइनस x। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों त्रिज्या आपको पता है ये भी r है और ये नीचे वाली भी r है। अगर मैं ऊपर वाली r निकालना चाहूं तो r कैसे निकलेगी दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या है कर्ण है दोस्तों, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का रूट हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 17 माइनस x स्क्वायर, ये तो हो जाएगी समीकरण 1। इससे भी आपका r आएगा। दूसरा r कैसे निकलेगा दोस्तों, इससे निकलेगा भाई 12 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो जाती है। जब आप दोनों को, ये भी r है ये भी r है, तो r दोनों को बराबर रख लेते हैं तो एक तरफ क्या आएगा 25 प्लस में 17 माइनस x की स्क्वायर और दूसरी तरफ इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब फर्दर आप सोल्व करेंगे इसको, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 25 आएगा यहां पे। जो फर्दर आप सोल्व करेंगे तो x का मान यहां पे 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है दोस्तों। किसका मान आएगा, x का। तो x क्या है आपकी, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और ये कितनी हो जाएगी फिर 12 हो जाएगी। तो आप इससे भी r निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो r अब कैसे निकलेगा 12 की स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस में 25 का रूट आप करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये जो r है ये कितनी है दोस्तों 13 सेंटीमीटर है। ये भी 13 आएगी, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों तरफ समान हो गया। तो आपकी जो रेडियस है त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब कोई जीवा है उसके ऊपर लंब पड़ता है तो दो भागों में बढ़ जाती है, ये भी 12 ये भी 12, ये x तो ये 17 माइनस x, ठीक है। अब आपको पता है ये भी r है ये भी r है, तो दोनों r को हम बराबर रख लेंगे और फिर x का मान आपका निकलेगा 5 सेंटीमीटर। अब आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार सड़क है। यदि उस सड़क के बाहरी वर्त और आंतरिक वर्त की परिधियों का अंतर है वो 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। एक वर्ताकार मैदान है दोस्तों, ये वर्ताकार मैदान है, ठीक है। और इसके बाहर एक चारों तरफ एक सड़क और है। तो एक बाहरी त्रिज्या ये r है जो बड़े वाली है और एक छोटे वाली r है, ठीक है। तो r माइनस r है, ये कितना है 66 मीटर है, ये आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, परिधियों का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, परिधियों का अंतर दे रखा है, ठीक है। परिधि नहीं दे रखी, परिधियों का अंतर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, पूछा क्या है सड़क की चौड़ाई। तो
तो आप मुझे बताइए जो सड़क की चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई है वो कैसे आएगी, r माइनस आर आएगी। इस बड़ी लेंथ में से अगर मैं ये घटा दूंगा, इस पूरे एरिया में से ये घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या ये नहीं आ जाएगा, यही तो एरिया आएगा। यानी आपको बेसिकली r माइनस आर निकालना है। कैसे निकलेगा, अब आपको देख क्या कर रखा है कि बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो एक बार हम लेंगे 2 पाई बड़ा आर माइनस 2 पाई छोटा आर बराबर कितना है 66 मीटर। अब यहां पे 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई अगर कॉमन आएगा तो बचेगा आपके पास r माइनस आर बराबर 66। जो 2 पाई हमने कॉमन लिया वो नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 66 हो जाएगा, तो 21/2 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है 10.5 मीटर। तो ये जो सड़क है इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 मीटर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल था, लेकिन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, सड़क की चौड़ाई। तो हमने बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या घटा दी, तो हमारे पास सड़क की चौड़ाई आ जाएगी। परिधियों का अंतर दे रखा है भाई, जो बाहरी परिधि है और आंतरिक परिधि उसका अंतर 66 मीटर है, तो r माइनस आर हमने निकाल लिया, और यही क्या है आपकी सड़क की चौड़ाई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अलजेब्रा का सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, क्या दे रखा है दोस्तों, x प्लस में 1/x बराबर है 4, और आपसे पूछा है x की 4 प्लस में 1/x की 4 बराबर कितना होगा। तो ये सीधे सवाल है, अलजेब्रा के बेसिक सवाल है, फिक्स पैटर्न पे आगे बढ़ने वाले। ठीक है, तो यहां पे हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तब आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 1/x बराबर 16। ठीक है, अब x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 14 आएगा। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, तो आप सीधा कीजिए a की स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये a क्या है आपका 4 है, तो 4 की स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर 14 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब दूसरा इसका भी स्क्वायर करना है, तो x की 4 प्लस में 1/x की 4 क्या हो जाएगा सेम a की स्क्वायर माइनस 2, तो आपको 14 का स्क्वायर करना है 16, क्योंकि आपको पता है इसका भी हम दोबारा फर्दर स्क्वायर ही कर रहे हैं एक्चुअल में, तो यही कंसेप्ट आपका लागू होता है। तो 14 की स्क्वायर माइनस 2, तो 196 माइनस 2 बराबर 194 आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि आपसे इसका भी स्क्वायर पूछा है, तो आप फर्दर सोल्व करेंगे, तो x की 4 प्लस में 1/x की 4 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर 14 की स्क्वायर 196 होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x की 4 बटे 1/x की 4 बराबर 196 माइनस 2 बचेगा, जो कि 194 होता है। और ये इसकी क्या है डायरेक्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक से भी और डायरेक्ट भी दोनों ही तरीके से, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन ये बेसिक भी हमने आपको बता दिया कि क्यों यहां पे माइनस होता है। अगर यहां पे माइनस होता और आपको एक्स स्क्वायर निकालना होता तो ये प्लस में हो जाता, क्योंकि यहां पे माइनस का 2ab होता तो माइनस का उधर प्लस का हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्लस में है तो यहां पे माइनस होता है, अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो यहां पे फिर प्लस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल ज्योमेट्री का है, बहुत ही शानदार सवाल है, एसएससी जीडी लेवल का सवाल है दोस्तों, और ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। क्या दे रखा है दोस्तों, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है और कोण BSC 40 डिग्री है, तो B का बाह्य कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC, तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं भाई। ये हमारी त्रिभुज है ABC, ये क्या है दोस्तों ABC त्रिभुज है। आपके पास A दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछा है B का बाह्य कोण, ये आपसे पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है दोस्तों, और यहां पे एक चीज आपको दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है कि जो भुजा AB है
ये बराबर है भुजा AC के। मतलब ये जो AB है और जो AC है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों आप ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से जानते होंगे, जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर कोण B को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो कोण C भी कितना होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि भुजा AB बराबर है AC के, तो कोण B बराबर होगा कोण C के। दोनों को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया? क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों का मान कितना, थीटा। अब आप मुझे बताइए त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई आप थीटा प्लस में 40 बराबर 180। ये इधर जाएगा, 40 घट जाएगा, 140 हो जाएगा। ये 2 थीटा हो जाएगा, तो थीटा का मान निकालेंगे, बटे में 2 आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब ये आपका कोण B है ये 70 डिग्री, कोण C है ये 70 डिग्री। C से कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है B का बाह्य कोण। तो आपको पता होना चाहिए जो कोण पूछा है उसका बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो मान है 180 डिग्री होता है। तो कोण B का जो बाह्य कोण होगा, जो बाह्य मान होगा, वो होगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का जो मान है, और आप वैसे भी देखते हैं समानांतर रेखा पर कोई जो रेखा काटती है तो इन दोनों कोणों का जो मान है 180 डिग्री होता है। तो किसी भी कंसेप्ट से आप देख लीजिए 180 में से जब आप 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। तो ये जो एंगल है कितना है, 110 डिग्री का है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश किया, कुछ भी राम कहानी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रमिक छूट है वो खरीदार के लिए बेस्ट रहेगी। अब मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपको 2 प्रकार की छूट है वो सजेस्ट करता है, वो भी सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट है। अब मैं दुकान में जाता हूं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मुझे फायदा कब होगा, जब मुझे छूट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। यानी जहां पे मुझे ओवरऑल ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे समानांतर बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, और जो डिस्काउंट ज्यादा होगा वही क्रमिक छूट बेस्ट होगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का जो सूत्र होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। जब आपके पास 2 छूट दे रखी हो तो पहले 2 को काउंट करेंगे, फिर तीसरी को शामिल करके हम कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा एक तरीका होता है कि भाई SP निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, यानी जितना भी आपको दे रखा है 100 माइनस D2 अपॉन 100, 100 माइनस D3 अपॉन 100। आप इस सवाल से भी आपके पास डायरेक्ट SP आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम 20%, 15 और 10 को निकाल लेते हैं। तो हम पहले इन दोनों को काउंट कर लेते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो 20 प्लस में 10 माइनस 200 बटे 100, तो कट जाएगा 20 और 10 30 माइनस 2 28 आ जाएगा। ये तो आ गया 28। अब 28 और 15 को कैलकुलेट कीजिए, तो 28 प्लस में 15 माइनस 15 × 120, 15 दूनी 30 और 42 बटे 100, तो आएगा 4.2। ये आ जाएगा आपका 28 और 5 43, तो 43 माइनस 4.2, तो 43 में से 5 घटाइए 38.8। एक तो छूट आपको इतनी मिलेगी, यानी ओवरऑल डिस्काउंट आपका 38.8% का है पहली छूट के अकॉर्डिंग। अब दूसरी को सोल्व करेंगे, तो दूसरे में क्या दे रखा है दोस्तों, 25%, 12% और 8%। तो पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 25 प्लस में 12 माइनस 25 गुणा 12 आएगा, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36 बटे 100। तो देखो 37 माइनस 3 34। अब एक 34 है, दूसरी 8 है, तो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो 34 प्लस में 8 माइनस 8 चौक 32 असल पाई 3, 8 या 24 और 3 27 बटे 100, ठीक है। तो 34 और 8 42, 42 में से घटाएंगे 2.72, तो ये आपका आएगा 40, यानी 39.28।
एक आपकी छूट है 38.8, दूसरी आपकी डिस्काउंट है 39.28%। तो कौन सा डिस्काउंट ओवरऑल ज्यादा है दोस्तों? ये ज्यादा है, तो आपकी यही छूट बेस्ट रहेगी, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। जो बी डिस्काउंट है वो क्या है? बेहतर है ग्राहक के लिए, क्योंकि यहां पे मुझे ओवरऑल 38% का डिस्काउंट मिलेगा और यहां पे मुझे 39% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 38 से क्या है? ज्यादा है। तो ये छूट मेरे लिए क्या है? बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, यहां पे भी 100 माइनस 80 करेंगे, फिर 85 आएगा, कैलकुलेशन उतना ही आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 2, 3, 4। तो ये संख्याएं कौन सी हैं? तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं रख के, या फिर आपको x मान के कर सकते हैं। तो संख्याएं अगर x 1, 2, 3 के अनुपात में, तो संख्याएं मान लेता हूं मैं कि मानना भाई संख्या क्या होंगी? x, 2x और 3x, यही अनुपात दे रखा है। आप प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं, तो प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे, x + 5 प्लस 2x + 5 प्लस 3x + 5। जब प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ा तो ये जो संख्या है हमारी, ये हो जाती है 2x प्लस में 3x प्लस में 4x। ठीक है दोस्तों, अब यहां से x का मान निकाल देंगे। तो देखो 3, 2, 5 और 1 6x, ये आएगा 6x प्लस में 15 बराबर 3, 2, 5, 4, 9, 9x। तो x का मान निकालेंगे, 9x माइनस x, 3x आ जाएगा, तो 15/3 आएगा, मतलब 5। x का मान 5 आ गया, तो संख्या हो जाएंगी 5, 10 और 15 दोस्तों। ये आपकी संख्याएं आ जाती हैं। x से करेंगे, देखो इस प्रकार के सवाल में कई बार आप ट्रिक से करेंगे तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो सिंपल सवाल है, x से कर लीजिए ज्यादा, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए मैं रख रख के देख रहा हूं, नहीं मैं सीधा यहां पे आता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3, 2, 5 और 1 6x तो मुझे दिख रहा है, इधर भी जोड़ना ही मुझे, तो इन दोनों को बराबर रखना है बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पे डिस्काउंट का है। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक मिक्सी का जो अंकित मूल्य है वो 1600 रुपए है। उस पर एक दुकानदार ने 10% तथा x% की क्रमागत छूट दी। यदि खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपए में खरीदा तो x का, यानी दूसरा जो डिस्काउंट है वो आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट अपॉन 100 इनटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन 100, ये आपको रखना है। तो मार्क प्राइस कितना दे रखा है दोस्तों? 1600 रुपए। पहला डिस्काउंट कितने का? 10 का, तो 100 माइनस 10 90, 90/100 आएगा। दूसरा 100 माइनस x मान लेते हैं बटे 100 आएगा, बराबर कितना है दोस्तों? फाइनल जो मार्क है वो 1224 रुपए। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 0 से 0 कैंसिल, तो ये 0 है, यहां पे 10 हट के यहां पे चला जाएगा, और यहां पे आपके पास मिलेगा 16 निम्मा 144। तो 144 गुणा में 100 माइनस x, 100 माइनस x निकालेंगे तो यहां पे आएगा 12 240 बटे 144, 16 से काटेंगे 85 आएगा। ठीक है, अब 100 माइनस x बराबर 85 है, तो x का मान आएगा 100 माइनस 85 बराबर 15%। तो पहली छूट 10% की थी, तो दूसरी छूट कितने की है? 15% की है। इन दोनों क्रमागत छूट के बाद जो वस्तु 1600 रुपए अंकित मूल्य की थी वो फाइनली 1224 रुपए में बिकी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल हमने बेसिक सूत्र से सवाल को किया है दोस्तों। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों? 15%। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कर दे दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, अपने फ्रेंड्स को जो आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में उनमें शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका सपोर्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, विद्यार्थियों को बुलाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का कारवा। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और कोण B है वो 35 डिग्री है।
इसमें एडी आधार बीसी की माध्यिका है, तद अनुसार कोण बीएडी कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों एबीसी, ठीक है। तो ये ए है, ये क्या है बी, ये सी है, और कह रहा है कि एडी क्या है बीसी की माध्यिका, यानी बीसी माध्यिका क्या होती है, भुजा को दो भागों में बांट दे, ठीक है। तो ये एडी है दोस्तों। कोण बी कितना दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझे ये बताइए, आपको दे क्या रखा है कि भाई ए बी बराबर है किसके, ए सी के, और एडी क्या है लंब है। क्यों? क्योंकि एडी है वो बीसी की माध्यिका है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये लंब है तो लंब का मान कितना होता है, ये 90 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, और ये भी कितना है दोस्तों 90 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कोण बीएडी, बीएडी आपसे ये मान पूछा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रही आपकी? तो त्रिभुज चाहे कोई सी भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आपके पास दो कोणों का मान है, एक 90 है, दूसरा 35 है। तो 90 और 35 कितना हो जाएगा दोस्तों 125। तो तीसरा कोण कितना जाएगा 180 माइनस 125, तो आएगा 10 में से 5 गई 5 और 7 में 2 गई 5 दोस्तों। तो 55 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहां पे बिल्कुल आसान सवाल है। देख क्या रखा है भाई, 3/4 की पावर यहां पे 3 है, 4/3 की पावर यहां पे -7 है, बराबर है 3/4 की पावर 2x, और इसमें आपसे x का मान पूछा है। तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको दे रखा है 3/4 की पावर 3। अब ये जो माइनस में दे रखा है इसको प्लस में कैसे करें? तो इसमें प्लस में करने के लिए आपको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, योज्य प्रतिलोम, विपरीत कर दो। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये पावर हो जाएगी प्लस में, कुछ भी नहीं है। इधर 3/4 की पावर 2x है ही। अब आप मुझे बताइए a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या होता है दोस्तों a की पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता? यानी जब बेस समान है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां पे मिलेगा 3/4 की पावर 10 बराबर 3/4 की पावर यहां पे 2x। तो बेस बराबर है, नेगलेक्ट कीजिए, तो 10 बराबर 2x आएगा। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने हर वैरायटी का सवाल लिया है, ठीक है, केवल एडवांस नहीं अर्थमेटिक भी लिया है दोस्तों, एसएससी जीडी पैटर्न पे मॉक टेस्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए दोस्तों, एक ये वृत्त है और यहां पे मान लीजिए कोई जीवा है, ए बी मान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, और ये जो केंद्र से ना, केंद्र से कितना दूर है दोस्तों 8 है। तो आपसे त्रिज्या पूछिए ये। तो दोस्तों अगर ये पूरी लंबाई 30 की है तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, ये भी 15, क्योंकि लंब है, जो लंब है ये इसको दो भागों में बांट देगा। तो एक तरफ 15 है, दूसरे तरफ 15, ये आपके पास लंब है 8। तो आपको यहां पे कर्ण, ये समकोण त्रिभुज बन चुकी है दोस्तों, तो आपको कर्ण निकालना है। क्या होगा 15 की स्क्वायर प्लस में 8 की स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो 15m 225 प्लस में 64, ठीक है, माइनस होगा यहां पे, सॉरी प्लस होगा ना। ये भाई कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का रूट। तो 200 यहां पे जोड़ेंगे तो 289 आएगा, तो 289 को सोल्व करेंगे 17 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या जाएगा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल सवाल है। कर्ण का मान आपको निकालना है। तो कर्ण क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का रूट आप जब निकालेंगे तो आपके पास कर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जीवा दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको लंब दे रखा था 8 सेंटीमीटर, क्योंकि केंद्र से जीवा की जो दूरी थी 8 सेंटीमीटर। लंब है वो जीवा को 2 भागों में बांट देगा, ये भी 15 ये भी 15, लेकिन आपको तो ये निकालना है केवल। तो आपके पास 15 भी है 8 भी है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आएगा 17 सेंटीमीटर। यानी इस वर्त की जो त्रिज्या है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। उसने वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही कंप्लीट हो पाया है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति उसको बुलाने पड़ेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। समय और कार्य का यहां पे सूत्र काम करेगा, m1d1 बटे w1 बराबर m2d2w2। कैसे? शुरुआत में मैन कितने लगाए उसने? 200। कितने दिन काम चला? 50। कितना काम हुआ? 1/4 यानी 1/4 काम हुआ, बराबर। अब कितने अतिरिक्त व्यक्ति निकालने हैं? ये तो निकालना है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो पूरा काम करने का जो ठेका है वो 150 दिन में लिया था। 50 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन शेष रहे दोस्तों? 100 दिन। यानी बचा हुआ काम 100 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। और बचा हुआ काम कितना है? 1/4 हो चुका है, तो बचा कितना दोस्तों? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। m2 बराबर आएगा, देखो 50 थी या 150 गुणा में 2 300। पहले से उसके पास 200 आदमी हैं, अब उसे 300 आदमियों की जरूरत है। शुरुआत में उसने 200 आदमी नियुक्त किए, लेकिन 50 दिन बाद 1/4 काम ही कंप्लीट हो पाया। तो बचे हुए 100 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए उसे 300 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 200 उसके पास पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा कितने बुलाने पड़ेंगे दोस्तों? तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 100। तो 100 मजदूर उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए जरा क्या कह रहा है। सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो वह 55 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां पे समझना होगा। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पोल, किसी वृक्ष या किसी झाड़ी को पार करती है, तो एक्चुअल में ट्रेन दोस्तों अपनी ही लंबाई की दूरी को पार करती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई के मुकाबले अगर आप व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो नेगलेट बराबर है। किसी वृक्ष की लंबाई कितनी होगी, दूरी कितनी होगी? नेग्लिजिबल है, नजरअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पोल, वृक्ष को पार करती है तो एक्चुअल में खुद की ही दूरी पार करती है। यानी सबसे पहले आपको निकालना होगा इस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कैसे आएगी? तो स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, यानी एक्चुअल में 10 मीटर की स्पीड से 10 सेकंड चलती है, तो 100 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई है कितनी आ गई दोस्तों? 100 मीटर। अब 55 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, तो भाई 100 मीटर की ट्रेन खुद है और 55 मीटर की प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 155 मीटर। स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो हो जाएगा 155/10 करेंगे तो 15.5 सेकंड। यहां पे आंसर आ जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है? और 15.5 का मतलब होता है 15.5, तो इसको 15 सही 1/2 सेकंड भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या कहा गया है? सोल्व कीजिए दोस्तों। कह रहा है कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाती हैं, तो शेष बची हुई संख्याओं का औसत है वो कितना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पे सवाल को आप देखिए, कुल योग निकाल लेते हैं, संख्याओं का कुल योग।
कितना हो जाएगा 50 गुना में 38, तो देखो 5 अंटे 40, 1900 हो जाएगा। अब आपने दो संख्या निकाल ली, एक 55 निकाल दी, एक 45 निकाल ली, कुल मिलाकर कितना डाटा आपने निकाल लिया दोस्तों 100। तो अगर आप इसमें से 100 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों 1800। ये 1800 कुल मिलाकर योग कितना है बची हुई 48 संख्याओं का। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 पंजे 60, यहां पे फर्दर सोल्व करेंगे 150/4 करेंगे तो आएगा 37.5। ठीक है, तो बची हुई 48 संख्याओं का जो शत है वो 37.5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए इसको आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। भाई जो 100 निकला है, जो 100 आपने डाटा निकाला है, कितने पर बोझ पड़ेगा 48 पर, तो इसको भाग देंगे और वो घटा देंगे, यानी 1800 में से आपको ये घटा देना है, 1800/48 ये घटा देना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, वही चीज आती है डेविएशन से करेंगे तब भी यही आना है आपको, और सीधा सिंपल तरीके से करेंगे। सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग आपको ट्रिक लगानी है कि किस सवाल पर कौन सी अप्रोच काम करेगी। ठीक है दोस्तों, जहां पे सिंपल तरीके से सवाल सोल्व है तो सिंपल से कीजिए, जहां पे ट्रिक लगाने की आवश्यकता है भाई ट्रिक से जल्दी हो जाएगा तो वहां पे ट्रिक अप्लाई कीजिए। ठीक है, हर सवाल में ट्रिक लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक से ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल यहां पे एडवांस का है, सिंपल सवाल, एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 3 बराबर दे रखा है 2 × a माइनस b माइनस c। ठीक है, तो पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो इसको आप इधर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। अब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का और ये बाकी प्लस के हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, केवल इसको सोल्व किया मैंने और इसको इधर लेके आ गए, तो ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2a प्लस 2b 2c प्लस 3 बराबर 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे प्लस है, प्लस में c प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब आप रखेंगे तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। b बराबर -1 और c बराबर -1, ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है 2a माइनस b प्लस में c, तो 2a तो 2 गुणा में 1 2 हो जाएगा, माइनस -1 करेंगे प्लस -1 करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस में 1 -1, तो 1 से कट जाएगा, आपका पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो सिंपल इस सवाल का जो आंसर आएगा क्या आएगा 2। ये फिक्स पैटर्न पे आधारित सवाल है, इनके आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई सवाल मिलता है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यही तो 2 है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि a किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, b उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। b ने वह कार्य 10 दिन तक किया और फिर काम छोड़कर चला गया, तो अकेला a शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए a करता है कितने दिन में दोस्तों, 18 दिन में, b करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क 18 और 15 का एलसीएम 90। अब इनकी कार्य क्षमता तो 18 पंजे 90, 15 6 की 90 दोस्तों। कह रहा है कि सबसे पहले बी काम पर लगता है, कितने दिन काम किया दोस्तों 10 दिन। बी अगर 10 दिन काम करेगा तो काम कितना हो पाएगा 60 काम। क्यों, क्योंकि बी एक दिन में 6 काम करता है, 10 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों 30 काम किसे करने हैं, ए को। एक की कार्य क्षमता 5 है तो समय यहां पे लेके गया 6 दिन का। तो बचा हुआ काम ए है वो 6 दिन में कर देगा। क्यों, क्योंकि बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया। बी की कार्य क्षमता 6 कार्य प्रतिदिन करने के, तो 10 दिन में 60 काम हो जाएंगे। टोटल काम 90 है, बचा हुआ काम 30 काम करने किसको है, ए को। ए की कार्य क्षमता है 5, तो 30/5 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा दोस्तों 6 दिन। बचा हुआ काम ए 6 दिन में पूरा कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, ये हमारा 17 नंबर सवाल है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए
तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, रेट है वो 10% एनुअल है, लेकिन कह रहे कि जो दर है वो अर्धवार्षिक काउंट होगी। जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक काउंट होगा, तो जो एनुअल दर है ये भी क्या हो जाएगी, अर्धवार्षिक। तो जो रेट है एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, ये भी आधी हो जाएगी, 5%। अब आप सभी जानते हैं अमाउंट का जो सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R अपॉन 100 और इसकी पावर n, ये किसको दर्शाता है, t को। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 92,610 बराबर 80,000। यहां पे 1 प्लस में 5/100 और ये पावर n आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको नीचे लेके आएंगे, यहां पे आ जाएगा ये 8,000। अब आप सभी जानते हैं 21 का क्यूब है, नीचे 20, तो 21/20 का क्यूब बराबर 5 से काटेंगे तो 20, तो ये 21/20 के पावर कितने हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपके पास n कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। लेकिन क्या हमारा आंसर 3 वर्ष है दोस्तों, नहीं। जब ब्याज की दर आपने हाफ ईयरली जोड़ी है तो जो समय है वो भी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना, यानी हर 6 महीने पर आपको ब्याज अपना जमा करवाना होगा। तो यहां पे समय एक्चुअल में 3 वर्ष नहीं, इसका भी आधा, यानी 3/2, इसका मतलब होगा 1.5 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे 1.5 वर्ष का, यानी कहने का मतलब है कि जो आपका जो ब्याज है वो 3 बार काउंट होगा, लेकिन दर है वो हाफ ईयरली है, हर 6 महीने में। तो 3 बार का मतलब कितना, 1.5 वर्ष। तो समय कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 वर्ष। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सवालों को ले रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यहां पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल फिर से एडवांस का है, अलजेब्रा का सवाल है। x/x² - 2x प्लस में 1 बराबर दे रखा है 1/3, और आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इसका डायरेक्ट अगर सूत्र लगाऊं तो यहां पे आएगा यानी इसका जो डायरेक्ट सूत्र होता है वो होता है दोस्तों n की क्यूब - 3n। ठीक है, ये आप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें n निकालना है। n क्या आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा, देखिए ये 3x हो जाएगा, तो x² - 2x प्लस में 1 बराबर 3x। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो x² - 2x - 3x प्लस में 1 बराबर 0, ये 5x हो जाएगा। तो x² माइनस प्लस 1 बराबर 5x, ऐसे कर लेते हैं। ये जो 5x इसको उधर लेके चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आप इसको x से भाग देंगे, x से भाग देने पर, तो इसको भाग देंगे तो x आएगा 1 प्लस में 1/x, ये 5 आएगा। इस पूरी इक्वेशन को x से भाग दे दिया तो ये x आ जाएगा, प्लस में 1/x बराबर 5 बचेगा। x प्लस 1/x बराबर 5 है, और आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब होता है n की क्यूब - 3n। n क्या है आपके पास 5, तो 125 - 15 जो कि होता है 110। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में आपको सूत्र लगाना है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल करे कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का जो परिमाप है वो 8 सेंटीमीटर है और उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। एक लंबवर्तीय शंकु आपको दे रखा है जो कि इस प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, यहां पे जो आधार का परिमाप है, यानी इसको हम परिधि भी कह सकते हैं क्योंकि एक प्रकार से वृत्त है ये कितना दे रखा है आपको दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं जो 2πr है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो ये हाइट दे रखी है कितनी है, 21 सेंटीमीटर। आपसे शंकु का वॉल्यूम पूछा है जो कि होता है 1/3 πr² h। ठीक है दोस्तों, तो यहां से पहले हम r निकालेंगे, तो r कैसे निकलेगा दोस्तों, 8/2 पाई इसको हम कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि काटेंगे तो कटेगा नहीं। और आपसे सवाल भी इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे, पाई दे रखा है, तो पाई को काटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आर का मतलब हो जाएगा 8/2 पाई। अब वॉल्यूम रख लीजिए सीधा, तो 1/3 गुणा में पाई, तो पाई गुणा में आर स्क्वायर, तो 8/2 पाई गुणा में 8/2 पाई। एच कितना है दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। तो देखो 3 से कट जाएगा 7 बार, 2 दूनी 4 से कटेगा ये 2 बार, पाई से पाई कैंसिल, 8 दूनी 16 गुणा में 7, 112, 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 112/पाई क्यूब सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, परिमाप है मतलब परिधि है। 2 पाई आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आर का मान निकालेंगे 8/2 पाई आ जाएगा, रख देंगे सूत्र में, तो 8/2 पाई इंटू 8/2 पाई, बाकी तो सेम ही चीज है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? 112/पाई क्यूब सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है यहां पे दोस्तों कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। यदि वर्तमान कीमत 50,000 रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान कीमत कितनी है? 50,000, तो हर वर्ष 10 यानी 100 गुणा में 10 गुणा में 100 गुणा में 10, तो 90/100 गुणा में 90/100 दोस्तों। 2 0 से 2 0 कैंसिल लेंगे तो कट जाएगा, 81 गुणा में 5, तो आएगा 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, 40,500। एक तो ये तरीका है। दूसरा 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 9 हुई, 10 से 9 हुई यानी 100 थी, अब 81 होगी। ये 100 बराबर है 50,000 के, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा, 40,500 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके बेस्ट है, जहां से आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। यदि वह उस पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने में बेचना होगा? एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन जो पहला सेलिंग प्राइस है वो कितना है दोस्तों? 15% की हानि के साथ। यानी मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, 15% की हानि पर बेचा तो कितने बेचा दोस्तों? 85 में। अब वो चाहता है इस पर लाभ, लाभ कितने का चाहता है? 20% का। अगर 100 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% का लाभ चाहे तो कितने में बिकनी चाहिए? 120 रुपए में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 15% की हानि पर बेचा कितने में? 85 रुपए में। लेकिन दुकानदार चाहता है कि 20% का लाभ हो, तो लाभ या हानि हमेशा किस पर काउंट होता है? क्रय मूल्य पर। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो 20% के लाभ के लिए 120 में बेचना पड़ेगा। पहली कंडीशन में कितने बेचा है दोस्तों? 170 रुपए में। ये आपको निकालना है, यानी 85 बराबर 170। तो सीधा सवाल है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको करना इतना था। 170 में बेचा भाई, कितने के लॉस पर? 85 पर। कितने में बेचना चाहते? 120, बस 17 एकम 17 0, 17 पंजे 85, यहां पे 2 आएगा, 240। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 240 रुपए। अगर इसी वस्तु पर वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा था तो उसे इस वस्तु को 240 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि 10 पुरुष 20 महिलाएं और 40 बच्चे कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 बच्चे और 5 महिलाएं इस कार्य का आधा काम कितने समय में कर सकती हैं? ठीक है दोस्तों, देखिए 10 आदमी बराबर है किसके दोस्तों? 20 महिलाओं के। बराबर है किसके दोस्तों? 40 बच्चों के। ठीक है, तो सी लिख देता हूं, यानी 10 आदमी लगा दो काम पर, 20 महिलाएं लगा दो काम पर, या 40 बच्चे लगा दो, ये सारे ही उस कार्य को 7 महीने में करते हैं। यानी मैं इसको कह सकता हूं कि एक आदमी के बराबर हैं 2 महिलाएं, बराबर हैं 4 बच्चे। इसका मतलब ये हुआ आप काम पर एक आदमी की बजाय 2 महिलाएं भेजें या एक आदमी की बजाय 4 बच्चे भेजें, काम को होने में समय उतना ही लगेगा। अगर जहां काम करने के लिए 4 बच्चे जा रहे हैं ना, तो उनकी जगह पर एक आदमी भेज दीजिए तो भी काम बराबर होगा। 4 बच्चों के बराबर 2 महिलाएं भेज दीजिए तब भी काम उतने ही समय में होगा। यानी ये चीजों क्या है? तीनों बराबर है।
अब देखिए दोस्तों, सीधा सा सवाल बनेगा M1 इंटू M1D1 बराबर M2D2, ये सूत्र लगता है यहां पे, सिंपल सा सवाल है। लेकिन या तो आपको सभी को बच्चे बनाना पड़ेगा या सभी को आदमी, कुछ ना कुछ तो सभी को कॉमन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 10 आदमी हैं। अब सवाल में पूछा क्या है, 5 आदमी प्लस में 5 बीरबानी भाई महिलाएं हैं और 5 चाइल्ड, तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है और एक आदमी 4 बच्चों के बराबर, तो सभी को क्या बना लेता हूं मैं, बच्चे बना लेता हूं। तो एक आदमी 4 के बराबर है तो 5 कितना, 20 चाइल्ड। तो यहां पे इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 20 बच्चे लिख सकता हूं, प्लस में 2 महिलाओं के बराबर 4 बच्चे, यानी एक महिला के बराबर है 2 बच्चे, तो 5 के बराबर 10 महिलाएं, यानी 10 बच्चे लिख सकता हूं, प्लस में 5 बच्चे बराबर कितना आएगा, 35 चाइल्ड। 40 बच्चे कर पा रहे हैं 7 महीने में, तो 35 बच्चे कितने में करेंगे ये आपको निकालना है। तो 7 पंजे 35, 5 अंटे 40, यानी D2 का मान आएगा यहां पे 8 महीने। समय कितना लगेगा, 8 महीने। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आधा काम, तो आधा काम कितने में होगा, इसका आधा 4 महीने। भाई पूरा काम करने में 8 महीने लगेंगे, तो आधा काम करने में 4 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, सवाल कुछ भी नहीं है, या तो आपको सभी को बच्चे बनाना है या फिर महिलाएं बनाना है या फिर सभी को पुरुष बनाना है। और सवाल सिंपल M1D1 बराबर M2D2 से सोल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त अध्यापक जिसकी आयु 25 वर्ष है शामिल कर लिया गया, उसकी जगह पर दूसरा। तो सभी की जो औसत आयु है 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्त आयु की अध्यापक की आयु क्या होगी। तो यहां पे सीधा सूत्र होता है, क्या होता है दोस्तों, 25 प्लस में 10 गुणा में 3, कितना बढ़ी भाई, तो 25 प्लस में 30 बराबर कितना आएगा, 55 वर्ष। जो अध्यापक गया है तो उसकी आयु कितनी है, 25 वर्ष। कैसे करेंगे दोस्तों, जो आयु दे रखी है, नया आया है रिप्लेसमेंट, उसकी आयु प्लस में कुल सदस्य और गुणा में कितना वृद्धि हुई या घटी, बस सिंपल जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल यहाँ पे पाई चार्ट का सवाल है। यहाँ पे 2 सर्कल दे रखे हैं, एक में अप्रैल मास का वेतन दे रखा है किसी परिवार का और एक में मई माह का। अप्रैल का 24,000 है और मई का कितना है दोस्तों, 25,000। अलग अलग खर्चे दे रखे हैं जिनका ब्यौरा आपको ए शिक्षा को दर्शाता है, बी बचत को, सी किराना के सामान पर खर्चा, डी बिजली और फोन बिल, और ई है वो विविध खर्चे को बताता है दोस्तों। ठीक है, अब पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि अप्रैल मास के वेतन से शिक्षा, किराना और बचत पर खर्च की गई औसत राशि क्या होगी। यानी अप्रैल मास में शिक्षा, किराना और बचत पर जो राशि है वो औसत में कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा की तो यहां पे 47% खर्च हुआ, किराना पर 4% खर्च हुआ और बचत पर खर्च हुआ दोस्तों आपका 18%। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो प्लस में करेंगे, प्लस बटे कितना आएगा दोस्तों, 100%। पहले कुल खर्चा तो निकालेंगे ना, तो कुल खर्चा करेंगे तो गुणा में 24,000 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 47 4 51 और 18 69 होता है दोस्तों। ठीक है, तो 69 बटे 100 से 20 कट जाएगा 24,000 से, तो 69 गुणा में 240 आएगा, जो कि बराबर हो जाए आपका 1656 के। ठीक है, 16,560 के। ये कैलकुलेशन मैंने लिख ली है। ठीक है, अपनी कॉपी में पहले सोल्व करके लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, ताकि टाइम बचा सके। अब देखिए 16,556 कुल मिलाकर खर्च हुआ किन किन पर दोस्तों, 3 राशियों पर, शिक्षा, किराना और बचत पर। तो औसत निकालेंगे तो बट्टे में 3 आएगा भाई, 3 ही तो राशियों पर, एक बचत है, एक किराना और दूसरा आपका शिक्षा है। तो बट्टे में 3 करेंगे तो 3 से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आएगा 5520 रुपए। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5520 रुपए। तो औसत जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, 5520 रुपए दोस्तों। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में शिक्षा के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम ये देखेंगे कि अप्रैल में, जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल में शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। तो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो 47% है। तो 47 बटे 100 गुणा में 24,000, क्योंकि कुल वेतन 24 है, तो 47 गुणा में 24 करेंगे तो आएगा 11,280 रुपए।
अब हम निकालेंगे मई महीने में शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। तो मई महीने का जो शिक्षा है दोस्तों वो है आपका 50%। तो 50/100 गुणा में यहां पे कुल वेतन कितना है दोस्तों 25,000। तो 50 गुणा में 25 करेंगे तो 12,500। ठीक है, अब ये कितना बड़ा है ये निकालेंगे। तो कितना बड़ा है दोस्तों, यहां पे आप सीधा अंतर निकाल लीजिए। यहां पे 0, 10 में 8 गई, 2, 2, 1, 1220 रुपए कितने पर 11,280 पर, गुणा में आप 100 करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10.82। इतना प्रतिशत बढ़ा है। देखो कुछ भी नहीं है, यहां पे कैलकुलेशन है। आप पहले अप्रैल महीने में शिक्षा पे कितना खर्च हुआ 11,280 रुपए, 47/100 गुणा में 24,000 करेंगे। अब मई में शिक्षा पर कितना खर्च हुआ ये निकालेंगे। अब कितना बढ़ा 1220 रुपए, कहां से बढ़ा 11,280 पर, गुणा में 100। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है दोस्तों। ये कैलकुलेशन मैंने अपने कॉपी में पहले कर रखी है ताकि टाइम बचा सकूं, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं। बात आगे समझ में। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं आज के इस मॉक टेस्ट का। कह रहा है कि अप्रैल महीने के वेतन से बचत की राशि और मई महीने के विविध खर्च की राशि का अनुपात क्या होगा। यानी अप्रैल महीने के बचत की राशि और मई महीने के विविध खर्चे की राशि का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए कि अप्रैल में बचत कितना हुआ। अप्रैल की बचत, अप्रैल की बचत, तो बचत पर कितना हो रहा है दोस्तों आपको पता है 18%। तो 18/100 गुणा में 24,000 हम करेंगे। तो 18 गुणा में 24 करेंगे। ठीक है, 72, 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 4320। ठीक है, यहां पे आएगा 4320 रुपए। अब मई को महीना है उसमें विविध खर्चा निकालिए। तो विविध का जो मान है वो है 2%। तो 2/100 गुणा में 25,000। तो 2 0 0 कैंसिल, यहां पे आएगा 25 दूनी 50, तो 500 रुपए। इन दोनों का अनुपात निकालना। एक तरफ 4320 लिख लीजिए, एक तरफ 500 लिख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब कटता है तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12 और यहां पे आएगा 25। ठीक है, आगे कटेगा नहीं। तो 216:25 ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी पैटर्न पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप खुद बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आपको वीडियो पर आना पड़ेगा। इसलिए फायदा यह है कि जो भी सवाल आपको नहीं आता है, कम समझ में आता है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे लिए हार्ड है, तो आप उसको अपनी कॉपी में उसका सॉल्यूशन लिखिए ताकि बाद में आप उस सवाल को कर सके दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल एक बार फिर एक मॉक टेस्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।